तरीके से आप याद कर सकते हो कि सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर ओवरनाइट हो गया, लो ड्यूरेशन हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो गया, बट वो सारे शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है। मीडियम टर्म हो गया, उसके बाद हो गया लॉन्ग टर्म। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और ये होगा कि कॉर्पोरेट को पैसा दे रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग के कुछ बैंक्स को दे रहे हैं, पीएसयू को दे रहे हैं या गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि डेट फंड्स के ऊपर कौन से दो ऐसे बादल हैं, घने बादल हैं, जो कि हर समय मंडराते रहते हैं। अब ये जो है, ये दो बादल हैं खतरे के, जो कि डेट फंड्स के ऊपर हमेशा मंडराते रहते हैं, इसलिए मैंने बादल भी बना दिए। बारिश नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन हाँ घने बादल हैं ये। अब सबसे पहला यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली रिस्क है जो कि डेट फंड्स के ऊपर हमेशा रहता है। तो सबसे पहला रिस्क है क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क बेसिकली होता है कि जिस भी कंपनी को, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपने पैसे दिए, तो आपने मतलब समझ लो कि एएमसी ने, क्योंकि आप एएमसी को पैसे दोगे आगे वही देगी, ठीक है। तो आपने जिस भी कंपनी को पैसे दिए हैं वो पैसे लौटाने से मना कर दे या फिर वो ना कर पाए, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि उनके पास पैसे खत्म हो जाए या वो मतलब बैंकरप्ट हो जाए और वो कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी पैसे वापस ना कर पाए आपके, उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क, ठीक है। अब रिसेंटली एक फंड के साथ हुआ था जो कि फ्रैंकलिन का फंड था। उनके पास क्या हुआ था, लाइक जब कोरोना आया था तो उस कारण से बहुत सारे लोगों ने अपने डेट फंड्स को रिडीम करना शुरू कर दिया था। लाइक जो भी पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे थे डेट फंड में, उन्होंने कहा भाई हमको पैसे वापस चाहिए। अब ये जो होते हैं, मतलब इन्होंने कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा था उन फंड्स ने, जिनकी जो रेटिंग कम तो नहीं थी, बट फिर भी क्या हुआ कि कोरोना के कारण हर किसी के पास पैसे की कमी थी, शॉर्टेज थी फंड की, कैश फ्लो नहीं था इतना, तो इस कारण से वो पर्टिकुलर कंपनीज जो थी वो पैसा पे नहीं कर पाई, ठीक। तो अब मतलब अगर तो बड़ी कंपनी है, बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, तो उनके पास कैश फ्लो की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट उन्होंने क्या कर रखा था, कुछ रिटर्न के लालच में जो है वो पैसा कुछ लो कंपनीज को दे रखा था, तो उनसे जो है वो कैश फ्लो जनरेट नहीं, और वो पैसा वापस नहीं कर पाए थे। तो इस कारण से जो फंड मैनेजर्स वगैरह थे उनको अपनी एसेट सेल करनी पड़ी थी, पता नहीं कुछ ऐसा सीन हुआ था। और इस कारण से जो था ये क्रेडिट रिस्क जो था यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर गया वहाँ पे, कि भाई लोगों को पता ही नहीं था ऐसा, कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है कि क्रेडिट रिस्क नाम की भी कोई चीज़ होती है, जिसको हमने पैसे दिए हैं उधार, वो पैसे लौटा ही नहीं पाएगा, इतनी बड़ी कंपनी है या वो कर ही नहीं पाएगी ऐसे, तो वो भी चीज़ होती है। तो इसलिए क्रेडिट रिस्क सबसे पहली चीज़ है कि जिसको आपने पैसे दिए हैं वो पैसे आपके ना वापस कर पाए। और सेकंड चीज़ होती है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है ये एक थोड़ा सा समझने वाला जो है वो कॉन्सेप्ट है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। बट एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो क्रेडिट रिस्क है ये हमेशा उन फंड्स में रहेगा जो कि थोड़े लंबे समय वाले हैं। जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में समझा दिया कि जिस दोस्त को आप 10 दिन के लिए पैसे दे रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो आपको वापस कर देगा, बल्कि जिसको आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए पैसे दिए हैं, हो सकता है वो वापस ना कर पाए, क्योंकि 1 साल बाद आपको नहीं पता है कि उसकी कंडीशन कैसे होने वाली है। हो सकता है वो और ज़्यादा गरीब हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, वो पैसे ना बचे उसके पास, या कुछ हो जाए उसके साथ, तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप लंबे समय के लिए किसी को पैसे उधार दे रहे हो तो वहाँ पर जो है ये क्रेडिट रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लो कि जब भी आपको इन्वेस्ट करना है डेट फंड में, अब डेट फंड एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक सेफ्टी बाय कर रहे हो आप, यहाँ पे आप सेफ्टी के लिए जाते हो। हालांकि और आगे बात करेंगे कि किस तरीके से आपको करना चाहिए, बट जब भी आप डेट फंड बाय कर रहे हो तो आप हमेशा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाला बाय करो, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्चुएशंस कम रहती हैं, वहाँ पे आपको एक रिटर्न भी जो वो कंसिस्टेंट आता रहता है, जिसकी हम बात थोड़ी देर में और करेंगे। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट क्या चीज़ है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने जो भी डेट फंड में इन्वेस्ट करा है वहाँ पे उसने जो भी पैसा दे रखा है वो सिर्फ एक कंपनी को दे रखा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, 50-60 या इससे भी ज़्यादा कंपनीज के बॉन्ड्स उन्होंने जो है वो बाय करे होते हैं, उनको पैसा दिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से समझ लेते हैं हमने एक कंपनी का जो है वो, मतलब एक कंपनी को पैसा दे रखा है जो भी हमने फंड बाय करा है। अब इस केस में क्या होता है, जब आप पैसा कंपनी को देते हो तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था पहले कि कंपनी आपको कहती है कि भाई ये पैसा तो हम ले रहे हैं आपसे, हम आपको इतना रिटर्न दे देंगे या इतना इंटरेस्ट देंगे इसके ऊपर। अब लेट्स से उस कंपनी ने आपको कहा था कि भाई हम आपको जो है वो 5% का इंटरेस्ट देंगे। पहले इसको हम रब कर लेते हैं फिर करते हैं बात। तो जब आपने उस कंपनी को पैसे दिए थे तो तब उस कंपनी ने कहा था कि हम आपको जो रिटर्न देंगे वो 5% का रिटर्न देंगे, जो भी आपने हमें पैसे दिए हैं उधार उसके ऊपर। बट अब क्या होता है, कई बार जो रिटर्न रेट है, जो वो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता कम होता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब इंटरेस्ट रिस्क यही है कि समझ लो आने वाले टाइम में जो वो ये रिटर्न बढ़ गया, समझ लो ये 5% का रिटर्न हो गया 10%, इतनी तेजी से बढ़ता नहीं है, बट हाँ समझ लो ये 5% का 10% हो गया, ठीक है। यहाँ पे 10% लिख देते हैं। मतलब अब इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है कंट्री में, जो भी नए बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं, अब किसी भी कंपनी को अगर इस टाइम पे जो वो बोरोइंग करनी है तो उसको 10% के हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आज कोई कंपनी जाती है, आपने तो 5% में जो है बॉन्ड्स दे दिए थे उसको कि भाई मेरे को 5% रिटर्न चाहिए, ठीक है, ये आप रख लो पैसे और मेरे को 5% रिटर्न दे देना। बट अभी क्या हुआ है, अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको 10% जो है वो देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। 10% कंपनी देगी आपको।
अब अगर यहाँ पे कोई नया बंदा कंपनी को पैसा दे रहा है तो उसको 10% रिटर्न मिल रहा है, तो वो ये 5% वाला बॉन्ड क्यों बाय करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो बॉन्ड है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उस तरीके से आपके बॉन्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं रहेगी। अभी जो भी नई कंपनी, समझ लो आज आपने तो दे दिया 5% में, अब वो कंपनी फिर से आती है पैसे लेने के लिए कि भाई हमको पैसे चाहिए, ठीक है, और जो नया बंदा है उसको 10% मिल रहा है उस कंपनी से, तो वो ये 5% वाला बॉन्ड क्यों बाय करेगा? तो ऑटोमेटिकली आपके बॉन्ड की जो है वो प्राइस कम होती जाएगी। तो इसलिए जब भी आप डेट फंड में इन्वेस्ट करो तब आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, क्या चीज़ चल रही है हमारी कंट्री में। अब अगेन ये जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है ये भी लॉन्गर टर्म के जो फंड्स होते हैं उन पे इफेक्ट होता है। अब अगर आपने कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाला फंड ले रखा है जिसने किसी भी कंपनी को जो उधार दिया वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए दिया है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10 दिन में अलग हो नहीं जाएगा। अगर होगा भी तो आपके बॉन्ड पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉन्ड ऑलरेडी 10 दिन या 15 दिन, 20 दिन बाद जो है मैच्योर होने वाला है। तो इसलिए ये क्रेडिट रिस्क भी और इंटरेस्ट रिस्क भी लंबे टाइम के फंड्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है, आप एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देखो, आपको समझ आ जाएगी। अब अगर बात करते हैं ये जो 5% का रिटर्न है, जो आपको 5% मिल रहा है इंटरेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी की तरफ से, वो समझ लो रह जाता है 3%। मतलब अभी हमारी कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स गिर गए, तो ये जो 5% इंटरेस्ट हमें मिल रहा था, अभी जो भी नई कंपनी पैसा मंगवा रही है, जो भी बोरोइंग कर रही है, वो सिर्फ 3% पे कर रही है। तो जो भी नया बंदा है वो डेफिनेटली ये वाले फंड जो बॉन्ड्स है उसको बाय करने की सोचेगा, क्योंकि अभी उसको 3% कम मिल रहा है, मतलब 3% उसको मिल रहा है सिर्फ, तो उसको 2% का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए आपका जो बॉन्ड है उसकी प्राइस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है। अभी पुराने बॉन्ड्स लोग ये वाले बाय करेंगे क्योंकि 3% अभी दे रही है कंपनी, तो फायदा नहीं कुछ उनको। तो इसलिए जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो तब आपको जो है फायदा होता है डेट फंड्स में। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो देन आपको लॉस होता है। बट अगेन ये चीज़ें सारी तभी अप्लाई होती हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म वाला फंड ले रखा है। अभी यहाँ पे एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे आराम से समझ आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने डेट फंड्स की कैटेगरी सारी निकाल ली हैं, और ये ऐप जो है ग्रो ऐप है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स की जब भी मेरे को स्क्रीनिंग करनी होती है मैं ये और मनी कंट्रोल को यूज़ करता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, बट हाँ इसमें आपको सारी कैटेगरीज और सारे फंड्स अच्छे से दिख जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे बैंकिंग एंड PSU फंड्स हैं, कॉर्पोरेट फंड्स हैं, क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं। अब क्रेडिट रिस्क फंड वही होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम जो पैसा लगा रहे हैं आपका वो हाई रिस्क वाली कंपनीज में लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देखो इनके जो रिटर्न है वो भी ज़्यादा होंगे, बट जैसे मैंने आपको बताया डेट फंड में रिटर्न की ओर नहीं भागना है, क्योंकि रिटर्न के पीछे भागोगे तो आपका इश्क निकल जाएगा। आजकल चल रहा है ना कि रिस्क है तो इश्क है, डेट फंड में रिस्क नहीं लेना भाई, रिस्क लेना है तो इक्विटी में जाओ, ठीक है। अभी नीचे चलते हैं हम, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन वाला फंड निकाल लेते हैं, या अल्ट्रा शॉर्ट वाला निकालते हैं सबसे पहले। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये सारे फंड जो हैं वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले आ गए हैं। अब यहाँ पे आप रिटर्न देखोगे सबका वही है, 7.94, 7.63, 7.23, 9.15, और इसमें से एक्सपेंस रेशो माइनस होकर आपका नेट रिटर्न 7% के आसपास आ जाएगा। अब किसी भी फंड को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इसका जो 3 साल का पिछला रिकॉर्ड है कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। अभी मैं इसको 5 ईयर्स कर देता हूँ, और आप देखोगे बिल्कुल एक स्ट्रेट ऐसे लाइन बन रही है। मतलब आपका जो फंड है वो बिल्कुल एक ऐसी लाइन में परफॉर्म कर रहा है, और ये नहीं कि मतलब ऐसी लाइन में परफॉर्म कर रहा है तो आपका पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। रिटर्न उतना ही है। यहाँ पे अगर हम इसको 1 मंथ करेंगे तो 1 मंथ में भी देख रहे हो सीधी लाइन है। अब ये सीधी लाइन क्यों है? क्योंकि ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाला फंड है। मतलब इसने जो भी कंपनी को पैसा दिया हुआ है वो हार्डली 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन, 90 दिन, इतने दिन के लिए दिया होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आपको जानना है कि कितने दिन होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए तो वो आप गूगल कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये चीज़ें याद नहीं करता हूँ, बस मेरे को इतना मतलब पता है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मतलब छोटे टाइम के लिए दे रखा है, ठीक है। 1 ईयर करेंगे तो 1 ईयर में भी आप देखोगे सीधी लाइन है। बस ये एक टाइम यहाँ पे जब ये मार्च का टाइम है वो तो मतलब कोविड-19 का टाइम था, वो तो एक मतलब एक्सेप्शनल केस था, बट अदरवाइज 3 साल में देखोगे, 5 साल में देखोगे हमेशा ऐसे ही जा रही है, ठीक है। अब ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी ऐसे जाएगा, बट हाँ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाला फंड है तो ज़्यादा चांसेस यही है कि ये ऐसे जाएगा। बट स्टिल आपको अपना एनालिसिस पूरा करना है, सारी चीज़ें अंदर चेक करनी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट इससे पीछे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे एक और फंड निकाल के आपको मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई एक ही फंड में ऐसा है। तो 5 साल का देखोगे यहाँ पे देखो, अब ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले में हर किसी में ऐसा ही है। अब हम चलते हैं इसके बाद, इसको हम अभी हटा देते हैं कैटेगरी में जाकर, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म से हम चल जाते हैं शॉर्ट टर्म में। वैसे शॉर्ट टर्म में भी सेम ही होगा, यहाँ पे कोई फंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको कर देते हैं 5 ईयर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वाला है, मतलब इसने थोड़े और लंबे टाइम के लिए जो है वो पैसा दे रखा है उधार पे। तो
तो इसको दोनों रिस्क इफेक्ट करेंगे, क्रेडिट रिस्क भी इफेक्ट करेगा और इंटरेस्ट रेट वाला रिस्क भी इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन फिर बीच में कई बार जो है वो नीचे आ जाता है। यहाँ पे ये तो मार्च का टाइम है, बट स्टिल यहाँ पे भी एक दो बार ये नीचे आया है, या थोड़ा ऐसा प्लेन हो गया ग्राफ इसका, तो इसलिए बट ये शॉर्ट टर्म है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ जो कि मेन चीज़ है, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, इसको फिल्टर करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग टर्म वाला, और लॉन्ग टर्म वाला आप देखकर बिल्कुल हैरान रह जाओगे, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये देखो भाई, ये इसका ग्राफ है, ये देख रहे हो 5 साल का ग्राफ मैंने निकाला है ये फंड का, और मैंने सेम AMCs का निकाला है, कोई अलग AMCs का नहीं निकाला है। तो यहाँ पे आप देखो ये है लॉन्ग टर्म वाला, मतलब इसने लंबे टाइम के लिए जो पैसा दे रखा है कंपनीज को। इसमें क्रेडिट रिस्क भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा और इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे जैसे यहाँ पे जब वो इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे उस हिसाब से इसका प्राइस बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इसका जो है वो रिटर्न कम होगा, ठीक है। अब इसका 5 ईयर का चार्ट, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, कुछ कंपनीज पे नहीं कर पाती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। अब इसका 5 ईयर का चार्ट अगर आप देखोगे तो पहले तो ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, 5 ईयर का निकाल लेते हैं, पहले ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऊपर जाता जाता अब ये टाइम है यहाँ पे 27 जून 2017 का। इसकी जो NAV थी वो थी 57, मतलब आप समझ लो इसका जो प्राइस था वो 57 रुपीज़ था। NAV मैंने समझा रखा है पुरानी वीडियोज़ में, तो आप जाकर देख सकते हो। बट 27 जून आप याद रखो, 27 जून 2017। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हो गया 21 फेब, मतलब 2018 आ गया। ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे 9 से 10 महीने हो गए, ठीक है। 27 जून था और ये 21 फेब है, मतलब ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए, ठीक है। और इसका प्राइस चल रहा है 56.4, तब हमने देखा था 57.2 के आसपास या 57, तो प्राइस कम हो गया, मतलब 9 महीने आपने इन्वेस्ट भी कर रखा और आपको मिला भी कुछ नहीं। और वहीं पे आपने अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले फंड में कर रहा होता तो वो आपका ग्राफ ऐसे का ऐसा चल रहा है। इसको अगर आप ऑल पे कर दोगे जब से ये शुरू हुआ है तो तब से आप देखोगे, हालांकि ग्राफ इसका ऐसा ही है, डेट फंड्स का ग्राफ ऐसा ही रहेगा ज़्यादातर का, अगर आप वो रिस्की वाले में नहीं जाते हो। बट स्टिल बीच में हिकअप्स आते रहते हैं, आपका कई एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, जैसे ये जो मैंने आपको टाइम बताया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसका कोई और फंड भी खोलोगे तो वो भी ऐसे होंगे। देखो 5 ईयर का ग्राफ इसका भी सेम ऐसा ही है। तो इसलिए अब ये जो टाइम है, ये जो 27 जुलाई या जो 17, मतलब ये 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हों, जिस कारण से इनकी जो वैल्यू है कम हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हों, वो अभी मेरे को नहीं पता, बट हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो सकती हैं। एंड आई थिंक ये वही टाइम है, क्योंकि उसके बाद ये जो टाइम है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कॉन्टीन्यूसली डाउन होते गए थे। ये जो टाइम है ये अभी 2019 के बाद का अगर हम टाइम बात करें तो इंटरेस्ट रेट कॉन्टीन्यूसली डाउन होते गए थे, इसलिए डेट फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी आई है उसके बाद। बट ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था मेन, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि यहाँ पे क्रेडिट रिस्क फंड्स है, ठीक है। अब इसको हटा के क्रेडिट रिस्क फंड्स मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको -9% का रिटर्न भी मिल रहा है एक में, तो मतलब डेट फंड में पैसा लगाओगे वहाँ पे भी नुकसान, तो इसलिए क्रेडिट रिस्क फंड्स तो हमेशा अवॉइड करने हैं। अब यहाँ पे देखो इसका भी ग्राफ सीधा है, बट अब कुछ पता नहीं होता कि ये कब मुड़ जाए, क्योंकि क्रेडिट रिस्क का मतलब ही है कि आपका रिस्की सिक्योरिटीज में पैसा लग रहा है। अब इसका 5 ईयर का रिटर्न देखोगे 9.39 है, अब इसको 1 ईयर कर दोगे तो 8.8। अब इतने रिटर्न के लिए आपको ज़्यादा कितना मिल रहा है, 1%, 2%, तो इससे अच्छा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम रहेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको एक समझाना चाहता था। आई होप आपको ये समझ आ गई कि कैसे ये क्रेडिट रिस्क और जो इंटरेस्ट रिस्क है ये आपके डेट फंड्स को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि क्या आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए किस केस में करना चाहिए, कौन से वाले में करना चाहिए, एंड क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्या मैं करता हूँ, बहुत कम, बहुत रेयरली। क्यों नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि देखो मैं ये सोचता हूँ कि अभी जो मेरी एज है वो बहुत ही छोटी एज है, और इस एज में मेरे को जितना ज़्यादा रिस्क मैं ले सकूँ उतना ही मेरे लिए अच्छा है। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा। आप देखो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि यार इस मार्केट में या यहाँ पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अपने जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसमें कोई आपका रूल नहीं चलेगा किसी का, आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे आज मैं कह जाता हूँ कि भाई अपनी जो आपकी एज है उसको 100 में से माइनस करके जितना बचता है वो आप इक्विटी में लगा दो, और जो बाकी जितनी आपकी एज है वो आप डेट में लगा दो, कोई सेंस नहीं बनेगी उसकी यार। ना ही मैं आपको ये कह के जा सकता हूँ कि भाई 20% पैसा अपना इक्विटी में लगा, डेट में लगा दो, 60% अपना इक्विटी में लगा दो, 10% गोल्ड में लगा दो। ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से देखनी है, ठीक है। अब अगर आपके पास पैसे 5,000 है तो उसको क्या 20% करोगे, क्या 10% करोगे, और कितना गोल्ड में लगाओगे, क्या करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तब काम आते हैं जब पैसा बहुत ज़्यादा आपके पास हो और आप उसको डाइवर्सिफाई करके पूरी एसेट एलोकेशन करना चाहो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, और मेरे को पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही देख रहे हैं अभी, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आपको सिर्फ इतना है कि आपको एटलीस्ट शुरू करना है, और शुरू आप म्यूचुअल फंड से करो या डायरेक्ट इक्विटी से करो, जैसे भी करो, बट शुरू करना है। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आप 20 से नीचे हो और भगवान की दया से आप पैसा कमा रहे हो और आपको पता है कि हाँ मेरे को मंथली
कोई रेगुलर इनकम आती है, चाहे वो 1000 रुपया ही हो, चाहे वो आपकी पॉकेट मनी से सेव कर रहे हो, आप कहीं से भी सेव कर रहे हो, बट आपको पता है कि मेरे को महीने के इतने रुपए जरूर आएंगे, 1000 रुपया होगा, 2000, जितना भी पैसा है वो आपको लगता है कि मेरे को इतना पैसा तो जरूर आएगा ही आएगा, उसमें से भी अपनी जो भी आपके खर्चे आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये भी खर्चा करना होता है, ये भी खर्चा करना होता है, उस खर्चे को निकालो थोड़ा सा कि हाँ इतना खर्चा करना है, जितना आप सेव कर सकते हो। समझ लो आप महीने का आपको लगता है कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ या मेरे को 10,000 आएगा कहीं से, उसमें से आप देखो कि कितना खर्चा होगा आपका, कितना आपको बचेगा, जितना आपको बचेगा उससे भी थोड़ा कम परसेंटेज कर लो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे आपको कोई परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ कि भाई 10% कर लो, 20% कर लो, वो सारी चीज़ें सिर्फ बातें हैं, काम नहीं आती हैं। आपको अपने हिसाब से देखना कि हाँ भाई इतना पैसा मैं आराम से निकाल सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से मैं इतना पैसा महीने का निकाल सकता हूँ। उतना पैसा निकाल कर सीधा इक्विटी में लगाओ, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाओ, म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाना है तो इंडेक्स फंड के थ्रू लगाओ, लार्ज कैप फंड्स के थ्रू लगाओ, मिड कैप के थ्रू लगाओ, बट जो लगाओ डेट फंड में मत जाओ। 20 साल से नीचे हो आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, डेट फंड में जाना ही क्यों है, मतलब 7% 8% रिटर्न लेना तो फिर मत आओ इस मार्केट में, इक्विटी मत ज्वाइन करो, मत ये करो, म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ मत देखो इतना, तो फिर वही है कि मतलब कोई ऐसी स्कीम ले लो यार, वही वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आना है तो थोड़ा रिस्क लो, अगर आप 20 से नीचे और पैसा कमा रहे हो। अगर आप इससे ऊपर जाते जाते हो, अब देखो बाल विवाह तो करवाने नहीं वाले हो आप कि आपके ऊपर 2 साल बाद कोई ऐसी जो है वो मजबूरी आ जाएगी कि भाई आपको अपनी फैमिली चलानी है, ऐसा तो नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये है आपकी जितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो उतना ज़्यादा रिस्क लो। इसलिए मैं डेट फंड में या ऐसी चीज़ों में भी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मेरा जो भी ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इक्विटी में जाता है, डायरेक्ट इक्विटी में जाता है, और साथ में मेरा जाता है गोल्ड में थोड़ा बहुत, गोल्ड मेरे को थोड़ा सा पसंद है, इसलिए मैं गोल्ड में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अभी आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो वो इक्विटी में करो। अब डेट फंड किसके लिए ज़्यादा जो है वो काम में आ सकता है, आपके लिए भी आ सकता है अगर आप एक स्टूडेंट भी हो। समझ लो आपने अभी जो है वो अपनी शुरू करी, 17 के हो, 18 के हो, 19 के हो, आपने अभी इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी शुरू करी, ठीक है, और आपने 1 साल में 2 साल में पोर्टफोलियो एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया। अच्छा पोर्टफोलियो कहने का मतलब अच्छे स्टॉक्स, ये नहीं कि आपने येस बैंक ले रखा है, आइडिया ले रखा है, सुजुलोन ले रखा है, कुछ ऐसे ट्राइडेंट ले रखा है, ऐसे ऐसे कुछ रद्दी से स्टॉक ले रखे हैं। अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छी कंपनीज हैं आपके पास, फाइनेंशियली साउंड या टेक्निकल के अकॉर्डिंग, जिसके भी अकॉर्डिंग अच्छी कंपनीज हैं, तो चाहे आपका 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में अगर आपका जो भी पोर्टफोलियो है चाहे वो 50% भी नीचे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो लास्ट में बात यही है कि अगर आप यंग हो तो अभी आप डेट फंड से थोड़ा दूर रह सकते हो, बाकी फिर अगेन अपनी चीज़ें हैं, अपनी सिचुएशंस हैं, यहाँ पे मार्केट में अपने रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे। बिकॉज अगर आपको आज मैं बता देता हूँ कोई भी रूल कि डेट फंड में इतना रख लो, इक्विटी में इतना रख लो, आगे जाकर अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर मेरे से पूछने तो आओगे नहीं। तो इसलिए अपने रूल्स बनाओ और उनको अच्छे से फॉलो करो, बल्कि किसी के अगर आप रूल्स कॉपी करोगे उससे देखो हाँ कैसे कर रहे हैं बाकी लोग, उससे आप सीखो कि हाँ किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, बट अपने रूल्स बनाओ और अपने तरीके से चलो, ठीक है। बट मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी फिलहाल डेट फंड्स में बहुत कम इन्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ एक केस में करता हूँ और वो मैं आपको बताता हूँ कि कब और क्या आपको भी उस तरीके से करना चाहिए या नहीं। समझ लो आपका पोर्टफोलियो जो है अभी, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अभी शुरू करते हो, कुछ टाइम बाद आपके पोर्टफोलियो का साइज 50,000 1 लाख हो जाता है, और फिर वहाँ पे आपको कभी कहीं से भी इनकम आपको आती है, एकदम से आपको समझ लो 10,000 20,000 आ गया, या मेन बात कहूँ तो आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से कुछ ज़्यादा पैसा आ गया, लमसम पैसा आ गया। अब 20,000 का 20,000 आप उसी समय इक्विटी में या मार्केट में नहीं लगा सकते हो, शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ती हैं, यानी कि जब पैसा आया तभी उसमें लगा दिया, जब भी कोई थोड़ी करेक्शन मिले वहीं पे आपको लेना होता है। तो 20,000 जो आपके पास आए हैं, जो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक लमसम अमाउंट, वो आप उतनी देर के लिए डेट फंड में रख सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में भी रखोगे तो वहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इतना खास, और आपका जो है वो खर्च भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप उसको वहाँ पे फिलहाल रख सकते हो, डेट फंड में रख सकते हो, कोई भी लिक्विड फंड चूज कर सकते हो। लिक्विड फंड कहने का मतलब कि कोई शॉर्ट टर्म वाला, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाला। एंड मेरी एक और पर्सनल सजेशन ये है, भाई वाली सजेशन ये है कि डेट फंड में जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो हमेशा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले फंड ही चूज़ करो। कुछ रिटर्न्स के पीछे लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म वाले रिटर्न्स मत देखो, बिकॉज डेट फंड आप हमेशा सेफ्टी के लिए चूज़ कर रहे हो, और सेफ्टी में सबसे अच्छे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ओवरनाइट लो ड्यूरेशन वाले फंड्स ही हैं। उसके अलावा गिल्ड फंड्स होते हैं, बट गिल्ड फंड्स के ऊपर भी ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि गिल्ड फंड्स जो मैंने बताया गवर्नमेंट वाले फंड्स होते हैं, उसके ऊपर क्रेडिट का कोई इफेक्ट नहीं आता इतना, क्योंकि क्रेडिट अब गवर्नमेंट पैसा ले रही है तो डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी वहाँ पे है, बट वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस आते हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आते हैं, इसलिए ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगेन मैं एक और बात बता दूं कि अपने रूल्स बनाओ, यहाँ पे मैं आपको बताकर नहीं जा सकता हूँ कि भाई डेट फंड में इतना करो, इक्विटी में इतना करो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, बट मैंने आपको मेन समझा दिया कि डेट फंड है क्या, कितने तरीके के हैं, एंड क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, किस एज में आपको वो चूज़ करना चाहिए, किस एज में नहीं करना चाहिए,
किस एज में आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। बाकी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। एंड बस कुछ और 2-3 वीडियोस के बाद हमारा ये म्यूचुअल फंड का टॉपिक फाइनली खत्म हो जाएगा। ज़्यादा वीडियोस अभी फिलहाल नहीं बनाई हैं। जो मेन चीज़ें आपको समझनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले म्यूचुअल फंड की, वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बट देन उसके बाद मैं आप शुरू करने वाला हूँ शेयर मार्केट का, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, क्या फ़ायदे हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के, किस तरीके से आपको स्टॉक चुनना है, किस तरीके से आपको जो है उसमें एंट्री करनी है, एग्जिट करना है, कैसे आप सब कुछ कर सकते हो। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास अभी डीमेट अकाउंट नहीं है, आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, तो दैन लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग का, आप उनके साथ जो है वो अकाउंट ओपन करवा सकते हो। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को नीचे बता सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। हो सकता है आपको दिन में 2-2 वीडियोस मिले, एक दिन बाद वीडियो मिले। तो बस आप अपना मेरे को जो है वो फीडबैक जरूर से देते रहो, जो भी आपको चीज़ें सही लगती हैं, ख़राब लगती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।